अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम न्यूज़ 9 टीवी है। मैं अस्सलामुअलैकुम जो मैंने कहा वो जनरली मैं नहीं कहता, लेकिन आज मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं पूरे देश के लोगों को सलामती की दुआ दूं। अस्सलामुअलैकुम का मतलब ही यह है कि सलामती हो तुम पर। आज देश ईस्ट हो या नॉर्थ हो या वेस्ट, ज़्यादा सलामती में नहीं है। टेलीग्राफ ने छापा कि देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूंगा। बरेली में एक अधिकारी का ट्रांसफ़र जैसे किया, उसके बाद मुंबई से खबर आई कि एक आदमी ने, पुलिस वाला था वो आरपीएफ में, उसने आकर के 4 लोगों को गोलियां मार दी। मैं बड़ा सदमे में था कि मैं क्या कहूँ। वो सदमा रुका नहीं था, एक वीडियो फ़ौरन आ गया। एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है ट्रेन में, उसको डिस्टर्ब करने के लिए नए लड़के हनुमान चालीसा को बजा रहे हैं। कोई बात नहीं। ये खबर होने के बाद तीसरी खबर ये आई कि मोनू मानेसर नाम का एक हत्यारा जो है, जिसने जुनैद नासिर को ज़िंदा जलाने का जिस पर आरोप है, उसने ऐलान कर दिया कि साहब नूह में आ जाइए, हरियाणा में आ जाइए, और वहाँ पर हंगामा हो गया। इतना ज़्यादा मसला हो गया। मणिपुर की घटना से अभी निकले ही थे। मैं आपके सामने तमाम घटनाएँ रखने नहीं आया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि क्या इसका कोई इलाज है। हम जैसे और मुझसे बहुत बड़े बड़े पत्रकार सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात कह करके जा रहे हैं कि ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है। क्या सरकार के कान पे जूं रेंग सकती है? मणिपुर जैसी घटना तो शायद देश में नहीं हुई होगी, जहाँ पर बच्चों को नंगा करके टहलाया गया है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी 79 डेज बाद आए और आकर के बोल गए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता है, वहाँ पर रुकना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई पत्रकार या एनजीओ चलाने वाला ये सोच रहा है कि हमारे बोलने से या बकबक करने से प्रधानमंत्री जी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, देश की सरकार पर कोई फ़र्क पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहता हूँ। पहले, भारतीय जनता पार्टी की देश में ताकत कितनी है, और दूसरी बात ये जो घटनाएं हैं इसके पीछे सोच क्या है, और तीसरी बात ये कि इसका इलाज क्या है। अगर आप मेरे साथ 5 से 10 मिनट तक बने रह सकते हैं तो रुक जाइए, वरना वीडियो छोड़कर आप जा सकते हैं। 2 रोज़ तक मैं सोचता रहा कि मैं आपको क्या बनाऊं। मेरे बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आया कि इस पर वीडियो कीजिए, चल जाएगी, व्यूज़ आ जाएंगे। व्यूज़ के लिए तो काम नहीं कर रहा हूं मैं 2 दिन से यही नहीं समझ पा रहा था कि मैं आपसे कौन से पहलू की बात करूंगा। अब समेट करके अपने आप को आया हूं। एक पत्रकार ने मुझे ज़बान दे दी, उसकी वजह से मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए। 3 मुद्दे मैं कवर करूंगा इस एपिसोड में कि दरअसल देश की स्थिति क्या है, इसका इलाज क्या है और कौन इसके पीछे है। मैं वो घटनाएं नहीं गिनाऊंगा, सब घटनाएं आपको मालूम हैं ना। मैं जज्बाती तकरीर करके आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से कि इमाम को जान से मार दिया गया है। आप देखें, सुमित्र रॉय एक बहुत अच्छा पत्रकार है, बड़ा अच्छा लिखता है। उसने लिखा, थोड़ा लंबा है लेकिन सुनिएगा, आपकी स्क्रीन पर फुल लगाता हूं, कि कल जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 3 लोगों को सिर्फ मुसलमान होने के कारण गोली मार दी गई। निसंदेह ये एक आतंकी घटना है। इस आतंकी घटना के सूत्रधार केंद्र में एक मंत्री हैं। उन्होंने गोली मारो सालों का नारा दिया था। सालों मैंने अपने पास से जोड़ा है, कहा उन्होंने यही था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हेट स्पीच के दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा। जनाब की कुर्सी नहीं गई। अनुराग ठाकुर का जिक्र चल रहा है दर्शकों। ये भारत के राज्य मणिपुर में वोट मांगने गए प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि डबल इंजन सरकार में हिंसा नहीं होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में उसी सरकार ने कहा कि उसे मणिपुर में यौन उत्पीड़न के सभी मामलों की जानकारी जुटाने के लिए 30 दिन चाहिए। तो आतंकवाद के 2 चेहरे हुए, एक राज्य समर्थित है और दूसरा नफरत से पैदा हुआ आतंकवाद। आगे लिखते हैं कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में कल उस हिंदू कांस्टेबल ने सबसे पहले एक हिंदू को ही मारा है। बिना जाति का था वो। आतंकवाद की कोई जातिगत मजहबी चेहरा नहीं होता, लेकिन जब ये पहचान के आधार पर हत्या करने वाला आतंकवाद हो तो अपना आपको हिंदू शब्द लाना ही होगा। ये इसलिए भी है क्योंकि असम में राज्य की मशीनरी खुद जय श्री राम और वंदे मातरम के उद्देश्य में बंदूकों की ट्रेनिंग दे रही है। असम के अंदर आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार की ट्रेनिंग मिल रही है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है क्योंकि राज्य समर्पित और जातिगत मजहबी पहचान के नाम पर हत्याएं एक साफ संदेश देती हैं, मारे जाओगे। मौत के डर से बेखौफ अल्पसंख्यक अगर बंदूक उठा लें तो गृह युद्ध की नौबत आ जाती है। अब अगर ये बात मैं अपनी तरफ से कहता तो मुकदमा होने के पूरे गुंजाइश हैं। मैं एक सिर्फ पत्रकार की बात को कोट कर रहा हूं कि मौत के डर से बेखौफ अल्पसंख्यक
अगर बंदूक उठा लें तो गृह युद्ध की नौबत आती है। मणिपुर की स्थिति है, वहां सरकार के तोशखाने से लूटे हथियारों का इस्तेमाल कुकी जो के खिलाफ हुआ। यह किसी भी राज्य में कभी भी हो सकता है। दोषी सत्ता में हैं और रहेंगे, क्योंकि आप चुप हैं। आप मानकर चल रहे हैं कि सत्ता में लौटकर आएंगे तो वही। आप इस नपुंसक कायरता ने ही कल उस कांस्टेबल को अपने ही मजहब के व्यक्ति की हत्या को प्रेरित किया, क्योंकि उसका मजहब विचारधारा मेल नहीं खाती थी। ये नाजी हुकूमत की तरह है। वैचारिक आतंकवाद, इससे कैसे बचेंगे? रेल में नहीं चढ़ेंगे, क्या जुबा सिलकर बैठेंगे? लंबी बात है काफ़ी, लेकिन मैं तो आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को भी कहा। कल ही यूपी के सीएम ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है। ये भी उसी नफरत की निशानी है। अभी भी सब चुप हैं। नतीजतन भारत गृह युद्ध की कगार पर है। राज्य समर्थित आतंकवाद ने लोगों की नफरतों को बंदूकों और चाकुओं को जवाब देने को उकसाया है। ये नहीं रुकेगा। बुलडोजर वाली सत्ता भी यही नहीं चाहती कि ये रुके। काफ़ी बोर हो गए होंगे आप, लेकिन रुक जाइए। इस आदमी ने तमाम इंसिडेंट को कवर किए। मैंने इसलिए इसके लेख को पढ़ा है। मैं आपसे बताना ये चाहता हूं दर्शकों कि बंगाल की स्थिति आपको मालूम है कि जब ममता बनर्जी के बारे में कहा गया कि वो बड़ी ज़बरदस्त जीत हासिल की है, वहाँ पर 30% तो मुस्लिम हैं और 70% जो नॉन मुस्लिम वोट है, उसका 55% वोट वो भारतीय जनता पार्टी को गया। बहुत मजबूत हो चुकी है बंगाल में ही भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन। कर्नाटक में आ जाइए, जहाँ कहते हैं कि उखाड़ के फेंक दिए सरकार। 38% वोट था, 36% कांग्रेस का था पिछली बार। इस बार 38 की जगह 39 के करीब वोट मिला है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को। वो तो जनता दल जेडीएस जो है, उसका वोट कांग्रेस को मिल गया, जिस वजह से वो लोग जीत गए वहाँ पर। वरना वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूत है। कर्नाटक के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। अब आप आ जाइए मध्य प्रदेश। वहाँ तो आपको मालूम है कि लोकसभा वहाँ एक ज़माने से जीतती आ रही है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। 80 की 80 सीटें ना निकल जाएं, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। राजस्थान के अंदर 56% वोट पहले मिल चुका है। वहाँ भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। तो ये मजबूत क्यों है? 37%, 38% वोट इसको मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी विपक्ष को मिला है। मैं भी आपके सामने 50 बार गिनाता हूँ, लेकिन इन्होंने अपनी ज़मीन इतनी तैयार कर ली है कि 2024 में इनको बहुत बड़ा वोट, मोटा वोट मिलने वाला है। अगर ये विपक्ष का वोट बिखर गया तो ये लोग तो इतने मजबूत हैं, इसी वजह से इनको परवाह नहीं है कि वो अमेरिका का अखबार लिखे या कोई और लिखे। अब बात ये चल रही है कि नूह से लेकर मेवात, मेवात से लेकर के मुंबई के रेलवे स्टेशन तक और फिर मणिपुर तक, आखिरकार बेकसूर इंसान करे तो क्या करे? आप ये सोचते हैं कि आप सत्ता में अगर आ जाएंगे, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, तो आपकी तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी। ऐसा हो जाएगा क्या? असदुद्दीन के 5 विधायक आए थे बिहार में, 1 करोड़ रुपए में बिक गए थे 4। मालूम है आपको? कहने का मेरा मतलब यह है कि सत्ता पाने के बाद क्या आप सोचते हैं कि ये बाकी जो 85% लोगों को आरएसएस एक प्लेटफॉर्म पे करना चाहती है, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं सिर्फ इस समय अल्पसंख्यक समुदाय से मुखातिब हूँ। आप लोगों के सत्ता में आ जाएंगे तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे, ऐसा समझते हैं आप? ऐसा नहीं होगा। ये लोग किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप लोग सत्ता में आ जाएं, क्योंकि जहर की जो 37% लोगों के अंदर खेती बना दी गई है, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे भी होंगे जो मजबूरी में वोट देते हैं, लेकिन विपक्ष का डर दिखाकर, मुसलमान का डर दिखा करके, मुलायम सिंह का डर दिखा करके, कांग्रेस का डर दिखा करके वो वोट एक साथ मुनज़्ज़म कर लेते हैं। अब स्थिति ये पैदा हो गई तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? एक साहब तो लिख रहे थे अभी फेसबुक पर कि या तो आप जो है माइग्रेट कर जाइए भारत से, या फिर आप जो है सच बदला दीजिए। अब अगर आप बदला लेने की कोशिश करते हैं, अगर आप किसी का कत्ल वगारत कर भी देते हैं, तो आप यकीन मानिए क्या गारंटी है कि आप बेकसूर को नहीं मारेंगे? क्या वो उसके परिवार के अंदर वही रोना नहीं मचेगा जो बिहार के उस इमाम के घर पर मचा है? क्या इमाम की माँ का रोना और हरियाणा के अंदर किसी हिंदू की माँ का रोना अलग अलग हो सकता है? बताइए। अभिषेक वहाँ जो मारा गया है, उसकी माँ का रोना और इमाम की माँ का रोना अलग अलग है क्या? तो ये मार काट के साथ मार काट का इलाज तो कभी हो ही नहीं सकता। और ये जो पार्टियां हैं, ये चाहती ये हैं कि आप इस प्रकार की स्थिति रखें, मार काट तो करें ना, लेकिन वोट ज़रूर दे दें। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों बात इतनी है। आप कहेंगे मैं खबर कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आया 2 दिन वाकई कि मैं आपको बताऊँ तो क्या बताऊँ। बात यह है कि कोई भी रास्ता नहीं है। आप असदुद्दीन के रास्ते पर चलते हैं तब जाके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मजबूत होती है। आप अगर मुलायम सिंह के साथ जाते हैं तब जाकर के आरएसएस मजबूत होती है। उसकी एक विचारधारा अलग है, इनकी विचारधारा अलग है।
राहुल गांधी वाकई इसके बीच में एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा हिंदुस्तान पहले कभी था भी नहीं जैसा कि अब बना दिया गया है। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या वजह है? क्या सत्ता में आने के बाद आपके पाप धुल जाएंगे, आप बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी गुजार लेंगे? ऐसा नहीं होगा। ये राज नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। ये लोग तो 5000 साल से जो बहु एससी समाज है, एसटी समाज है, उनको भी आगे नहीं आने देना है, मंदिरों में भी नहीं आगे आने देते। इनमें से कुछ समाज बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं ऐसे। तो दर्शकों, फिर इलाज क्या है? इलाज ये है कि आप ये सोचिए कि आपसे पहले जो सभ्यताएं हैं, जो मुस्लिम सभ्यताएं लंबे समय तक गुजरी क्यों हैं? एक वजह थी उसके गुजरने की, उन्होंने अपने खालिक को खालिक माना था, अपने किरदार की साजी की थी। किरदार साजी कर इन द सेंस कि अपने किरदार को अच्छा बनाया था। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए और एक खालिक को, एक रब को मान करके शायद ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए और उम्मीद की जाए कि अगर कोई जालिम है तो उसको सरकश ऊपर वाला कर देगा। अब बात यह है कि आप ये कहेंगे साहब क्या लड़े ना, वोट के माध्यम से, कानून के माध्यम से लड़िए बिल्कुल, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने फाइनल सॉल्यूशन सोच लिया है ये कि यहां पर ऐसा है, ऐसा नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन तो कुछ और है। ये सत्ता की प्राप्ति इस बात की जमानत नहीं है कि आपके ऊपर जुल्म सितम खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये देखिए कि जुल्म सितम हम पर होता क्यों है। मैं इस समय सिर्फ देश के 20 करोड़ लोगों से मुखातिब हूं जिनको मुस्लिम कहा जाता है। हमारे किरदार कैसे हैं, हमारे लेन देन कैसा है, हमारा उस मालिक से किस तरह से ताल्लुक है जिसका हम वादा करके आए, उसको सही करने की ज़रूरत है। दर्शकों, मैं सच बता रहा हूँ, मैं राजनीति की बात देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी की बात देख लीजिए, नौकरी में रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, मैं सालों से बोल रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये इलाज नहीं है। अब जो है कोई भी भीड़ इकट्ठी होकर के आपके ऊपर हमला कर सकती है कि ऐसा माहौल बना दिया गया है। फिर इलाज क्या है? इलाज इसका यह है कि आप उस आदमी के, उस शख्सियत के को फॉलो करना शुरू कर दीजिए जिसने दुनिया के अंदर रोशनी पैदा की है। वो हमारे नबी थे। वो नबी जो थे उन्होंने ही बताया था कि दुनिया में किस तरह से जीना है। दरअसल हुआ यूं ही है कि हमारी जो कर्म है ना, हमारे जो पर्सनल किरदार है, उसका ही रिजल्ट ये निकल कर आया दर्शकों जो आपके सामने है। अब आप कहेंगे ये मौलाना बन रहा है, राजनीति की बातें कर रहा है, दो बातें कैसे मिला रहा है, समझ में नहीं आती। राजनीति वाले आदमी की या दुनियादार आदमी की बातें अचानक दीन का कॉन्सेप्ट उसके सामने रख दिया जाए, उसे अनमना लगता है, समझ में नहीं आएगी। फिर आप कहेंगे कि मैं कैसे कॉन्फिडेंस को गिराने की बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं आपसे यूँ कहूँ कि बंदे को उठा करके घर पे आप बाहर निकल जाइए, आप कत्लो गारत कर दीजिए, बेकसूर लोगों को मार दीजिए, ऐसा क्यों? क्या इसका कोई इलाज नहीं है ना। आप सिर्फ ये देखिए कि अगर आपके सर पर आ जाती है कोई बात तो आपको दिफा करने का संविधान हमारा हक देता है, लेकिन उसके पहले तो अपना किरदार को बनाने की ज़रूरत है ना। इनकी तो ये तो एक लंबे समय को बाद में आ गए हैं, सत्ता में आ चुके हैं लोग, और पूरा देश उम्मीद ये कर रहा है 2024 में फिर आ जाएंगे। अगर ये आ जाएंगे तो आने वाले वक्त में क्या होगा? एक अफसर ने, अधिकारी ने बरेली में जाके यही तो काम किया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसी समाज, बहुसंख्यक समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इन जुल्मों को बर्दाश्त नहीं करता, कहता है कि वो गलत हो रहा है, लेकिन बशर्ते आपका रोल ठीक होना चाहिए, हमारा रोल ठीक होना चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इंसान के अंदर इंसानियत होती है। कुछ लोगों को इन्होंने वाकई ज़ॉम्बी बना दिया, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर बता रहा हूँ कि किरदार के गाजी अगर होंगे तो यही लोग इनसे लड़ेंगे। ये रवीश कुमार पांडे जिसको बताते हैं ना, रवीश कुमार, ये हमारे लिए लड़ रहा है। ये एंटी नेशनल जिनको बता दिया गया, तमाम पत्रकार आपके और मेरे लिए लड़ रहे हैं। आप और हम इतने मुनज़्ज़म तरीके से नहीं लड़ सकते हैं। तो दर्शकों, बात यह है, मैं तो सिर्फ इसका इलाज सोच रहा था कि इसका इलाज क्या है। किसी दिन भी कोई भीड़ इकट्ठी होकर के आपके पास आ जाए, उससे पहले अपने मौला को मौला जान लीजिए। आप यकीन मानिए, दुनिया को चलाने की ताकत उसी में है। वो जब एक ठोकर के अंदर ज़माने जो है ना कदमों में आ जाते हैं, वो जब चाहेगा पलट कर रख देगा, और हुआ भी है पहले ऐसा। थोड़े से लोगों के साथ जब अल्लाह खड़े हो जाते हैं ना, तो उनको जो है फिर फतेह मिलती है। तो ये हमें एक मुझे इलाज समझ में आया था जो मैंने आपके सामने रखा। दिल दुखा हुआ है, जहन परेशान है, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खबरें क्या बताऊं, क्योंकि तमाम यूट्यूबर्स, तमाम जिस तरह के लोग हैं वो घटनाएं बताने लगे थे सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। मेरे बस में तो ये काम है नहीं। मैं सिर्फ खबर आपको बता सकता हूँ, खबर का विश्लेषण भी मैं कर सकता हूँ। मुझे लगा कि मुझे अपने शीर्षक का टाइटल ये देना चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमानों से आह्वान। मैं नहीं दे सकता, ये तरह तरह की तंजीमें हैं, इकट्ठी हो जाएंगी। अभी शाम मीरा सिंह उसने एक ट्वीट किया था, उसको भी ट्वीट को जो है विदल्ट कर दिया गया है और उनके ऊपर मुकदमे होने शुरू हो जाते हैं। मैं मुकदमे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि इसका इलाज सिर्फ इतना है, अपने हकीकी रब से आप जुड़ जाएँ,
और कोई इलाज नहीं है इस समय। याद रखिएगा मेरी बात, पूरी दुनिया चीख रही है, ये देश कब रवांडा बन जाएगा कुछ खबर नहीं है। ऐसी तैयारियां इन लोगों की हो चुकी हैं। अपने किरदार को संभाल लीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।